Assalamu alaikum. So let's start with today's class. So in the last class, we started with causes of inflation, and we started with the first cause. The first cause of inflation was demand pull inflation. So I told you guys that demand pull inflation occurs due to an increase in aggregated demand. And जब भी aggregated demand बढ़ेगी तो there will always be shortage and which will cause price to increase. So demand pull inflation occurs due to an increase in aggregated demand, correct? Aggregated demand has five components: C plus I plus G plus X minus M. C is consumption, I is investment, G is government expenditure, X is export और M is import. ठीक है। अब कंट्री में एक सिचुएशन है रिसेशन की, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लगाई है, इनकम टैक्स को रिड्यूस करा है, जिससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। और जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जिससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि एक बार एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से 3 टाइम्स एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है, और उस 3 टाइम एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने को क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों इंक्रीज होता रहेगा। फिर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में माइल्ड इन्फ्लेशन आएगी, लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन आएगी। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड इंक्रीज होगी तो देयर विल ऑलवेज बी माइल्ड इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट रन, एंड देयर विल ऑलवेज बी हाइपर इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। ठीक है सर। इन्फ्लेशन 3 तरीके की है: माइल्ड, सप्रेस्ड और हाइपर इन्फ्लेशन। सर माइल्ड इन्फ्लेशन में प्राइस थोड़े से बढ़ती है, रियल इनकम ज्यादा से बढ़ती है। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में प्राइस ज्यादा से बढ़ती है, रियल इनकम थोड़े से बढ़ती है। एंड इन हाइपर इन्फ्लेशन योर प्राइस ओनली इंक्रीजेस एंड योर रियल इनकम इज कांस्टेंट। सप्रेस्ड में, इन हाइपर में सिर्फ प्राइस बढ़ती है, रियल इनकम कांस्टेंट होगी। अब आपके सामने ये वाली जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये ओ लेवल्स में बनाई जाती है। अब आप एएस में आ चुके हैं, तो एएस में थोड़ा सा आपका लेवल अप हो जाएगा। अब आप ये डायग्राम नहीं बना सकते। अब आप ये डायग्राम नहीं बना सकते, क्यों? अब ये आप ये डायग्राम क्यों नहीं बना सकते? आप ये डायग्राम इसलिए नहीं बना सकते दोस्त, उसकी वजह यह है कि अब आप एएस में आ चुके हैं, और जब आप अपने आंसर में मेंशन कर रहे होंगे कि वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड, so it will result in mild inflation in the short run and hyperinflation in the long run। जब आप अपने आंसर में ये चीज मेंशन कर रहे होंगे कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से माइल्ड इन्फ्लेशन आएगी और हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, तो आप ग्राफ में भी तो वो शो कर दो ना। तो अब मैं ना आपको थोड़ा सा पीईएस से लिंक करते हुए ये ग्राफ बनाऊंगा। थोड़ा सा पीईएस से ये लिंक करते हुए ग्राफ बनाऊंगा, एंड आई विल बी मेकिंग ग्राफ 2 to 3 times, तो इट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है। वैसे तो जो बच्चे मुझसे ओ लेवल्स पढ़ रहे हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर, आई मीन लाइक देर आर 30 स्टूडेंट्स, तो उसमें से 15-14 स्टूडेंट्स वो हैं जो मुझसे ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं। तो मैं तो ओ लेवल्स में ही बच्चों की आदत डलवा देता हूँ। तो मैं आज आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दो एक्सेस बना देनी है। सबसे पहले आपने दो एक्सेस बनानी है। अच्छा प्लीज ओपन अप योर चैट बॉक्स। सबसे पहले आपने दो एक्सेस बनानी है और लेबलिंग करनी है। तो सर ऊपर आ गया प्राइस लेवल और नीचे आ गया रियल इनकम। ठीक है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, इस कर्व को क्या कहते हैं? ये जो मैंने कर्व बनाया है इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? इस कर्व का, इस शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को क्या कहते हैं? दिस इज हॉरिजॉन्टल। एंड व्हाट इज दिस? दिस शेप इज, ये शेप कौन सा है? ये शेप कौन सा होता है? ये होता है फ्लैटर। और ये वाला जो शेप है ये कौन सा है? ये वाला जो शेप है ये कौन सा है? स्टीप। दिस शेप इज स्टीप। और ये वाला जो शेप है ये कौन सा है? ये वर्टिकल है। सही। तो इस तरीके से एक कर्व बन गया, और इस कर्व को कहते हैं एल आर एस। सर व्हाट इज एल आर एस? एल आर एस इज लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई। सर व्हाट इज एल आर एस? एल आर एस इज लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई। तो सर सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया, उसके बाद फ्लैटर बनाया, उसके बाद स्टीप बनाया, उसके बाद वर्टिकल बना दिया। तो इन चार कर्व को मिला के जो कर्व बनाया उसको एल आर एस कहते हैं। तो सर
ये है हॉरिजॉन्टल कर्व, ये है फ्लैटर कर्व, ये है स्टीप कर्व, और ये है वर्टिकल कर्व, ठीक है। तो सर जब मैंने इन चार कर्व्स को मिलाया तो मेरे पास एक कर्व फॉर्म हो गया, और उस कर्व को क्या कहते हैं, LRAS। अब आप सुनिएगा। एट दी स्टार्ट, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, शुरू में आपकी जो सप्लाई है ना वो होती है परफेक्टली इलास्टिक। सर शुरू में, स्टार्ट में आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, उसके बाद इट बिकम्स इलास्टिक, देन इट बिकम्स इनइलास्टिक, एंड देन इट बिकम्स परफेक्टली इनइलास्टिक। सर शुरू में आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, उसके बाद इलास्टिक होती है, उसके बाद इनइलास्टिक होती है, उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। तो इन चार सप्लाई कर्व को मिला के एक कर्व बना है, इस कर्व को कहते हैं LRAS। तो सर दिस लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई इज अ मिक्सचर ऑफ फोर कर्व्स: परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। गॉट इट? समझ आया आपको? सर ये जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, ये चार कर्व्स को मिला के बना है। कौन कौन से? परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक, करेक्ट? सर ये, अब मैं आपको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप सुनिएगा। देखिए सबसे पहले जो है ना, ओके, याद रखिएगा, एट दी स्टार्ट, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, शुरू की बात कर रहा हूँ। शुरू में आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है। क्या बोला आपको? सर शुरू में आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है। क्या होती है? एट दी स्टार्ट योर सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। वाई? बिकॉज देर आर perfect resources available. Sir, at the start, your supply is perfectly elastic because there are perfect resources available. सर शुरू में आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है क्योंकि परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद आपकी सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, और सर इलास्टिक सप्लाई में मोर रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? मोर रिसोर्सेज। सर शुरू में आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, उसके बाद आपकी सप्लाई इलास्टिक में कन्वर्ट होगी, और इलास्टिक में देर आर मोर रिसोर्सेज। उसके बाद आपकी सप्लाई होगी इन इलास्टिक। सर उसके बाद आपकी सप्लाई क्या होगी? उसके बाद आपकी सप्लाई इन इलास्टिक होगी, और इन इलास्टिक में लेस रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? इन इलास्टिक में लेस रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऐसा ही है। सर शुरू में आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, उसके बाद इलास्टिक है, उसके बाद इन इलास्टिक है, और उसके बाद आपकी जो सप्लाई है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। सही कह रहा हूँ? सर एट दी स्टार्ट, शुरू में आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, उसके बाद इलास्टिक है, उसके बाद इन इलास्टिक है, और उसके बाद जो है वो आपकी सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है। और परफेक्टली इन इलास्टिक में देर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल। क्या बोला? परफेक्टली इन इलास्टिक में देर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल। तो मुझे बताएं जरा, शुरू में आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, उसके बाद इलास्टिक है, उसके बाद इन इलास्टिक है, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो सर शुरू में परफेक्ट रिसोर्सेज होती है, आप इनफाइनाइट क्वांटिटी प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आप रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली यूज करते रहते हो तो आपकी सप्लाई इलास्टिक में कन्वर्ट होगी। उसके बाद इन इलास्टिक में हो जाएगी, आपके पास लेस रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी। फिर एक वक्त आएगा जब रिसोर्सेज की स्कैरसिटी, शॉर्टेज होगी, और आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगी। तो बेसिकली ये शॉर्ट रन्स के कर्व है। इन शॉर्ट रन्स के कर्व को जब हमने ऐड करा, जब हमने मिक्स करा, तो हमारे पास एक कर्व क्रिएट हो गया। उसको कहते हैं LRAS। LRAS इज लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व। आई गेस आपको बेसिक क्लियर होगी। मैंने आपको इस कर्व की बेसिक बता दी है कि ये कर्व कैसे फॉर्म हुआ। चाहता तो मैं आपको सीधा सीधा शेप बना के बता देता कि इसको LRAS कहते हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दी कि ये LRAS कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। अब आप मुझे सिर्फ इतना याद दिला दें, इन्फ्लेशन की कितनी टाइप्स हैं? बेटा तीन तरीके की इन्फ्लेशन होती है। कितने तरीके की इन्फ्लेशन है? तीन। कौन कौन सी? माइल्ड, सप्रेस्ड और हाइपर इन्फ्लेशन। सर व्हाट इज माइल्ड इन्फ्लेशन? इन माइल्ड इन्फ्लेशन आपकी प्राइस स्मॉलर परसेंटेज से इंक्रीज होगी, और आपकी रियल इनकम लार्जर परसेंटेज से इंक्रीज होगी। सही है?
अच्छा, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में क्या होगा, आपकी प्राइस ज्यादा से इंक्रीज होगी एंड आपकी रियल इनकम थोड़े से इंक्रीज होगी। एंड इन हाइपर इन्फ्लेशन आपकी सिर्फ प्राइस बढ़ेगी, आपकी रियल इनकम कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा। बेटा, परफेक्टली इलास्टिक में इब्राहिम आपने अब तक रिकॉर्डिंग देख ली होगी। हॉरिजॉन्टल कर्व बनता है, इलास्टिक में फ्लैटर कर्व बनता है, इन इलास्टिक में स्टीप कर्व बनता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में वर्टिकल बनता है। तो आई होप आई मेक योर क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और गौर करिएगा। देखें, ये मैंने दो एक्सेस क्रिएट कर दी सबसे पहले, सही। ये मैंने दो एक्सेस बना दी सबसे पहले। एंड नाउ आई विल गो फॉर द लेबलिंग। मैं अब लेबलिंग की तरफ जाऊंगा। सर, ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल और नीचे आ जाएगा रियल इनकम। सर, ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल और नीचे आ जाएगा रियल इनकम। अब ये हो गया। अब मैं LRAS बना रहा हूँ। शुरू में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया। उसके बाद सप्लाई इलास्टिक हो गई, इसलिए मैंने फ्लैटर कर्व बना दिया। उसके बाद योर सप्लाई इज इन इलास्टिक, इसलिए मैंने स्टीप बना दिया। उसके बाद योर सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, इसलिए मैंने वर्टिकल बना दिया। तो इन चार कर्व्स को जब मैंने ज्वाइन करा तो एक कर्व फॉर्म हो गया, जिसका नाम है लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर होती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने की वजह से। सर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड। सर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों आती है? बेटा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के इंक्रीज होने से। तो अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ एग्रीगेटेड डिमांड को इंक्रीज करता रहूंगा, तो ऑटोमेटिक तीन इन्फ्लेशन आपको खुद ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब आप देखते रहे, कुछ भी नहीं कर रहा अब मैं। अब सिर्फ और सिर्फ मैं एग्रीगेटेड डिमांड को इंक्रीज करूंगा। अब आप देखते रहे, हाँ। ये एग्रीगेटेड डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये एग्रीगेटेड डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, सही है। और जहां जहां एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई इक्वल होगा, वो होगा आपका इक्विलिब्रियम। तो वहां से मैं प्राइस और इनकम निकाल दूंगा। तो आप देख लें, जहां जहां ADAS इक्वल है, वहां से प्राइस और इनकम आएगी। तो आप देखें, ये जहां जहां इक्वल हो रहा है, वहां से मैं प्राइस और वहां से मैं इनकम निकालूंगा। देखते रहे यहाँ प्लीज। ये देखिए, जहां जहां ये इक्वल हो रहा है, वहां से मैं निकालूंगा प्राइस और वहां से आ जाएगी ऑटोमेटिक रियल इनकम, ठीक है। अब मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर रहा हूँ। अब मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, बहुत स्लोली स्लोली जा रहा हूँ। अब मैं लेबलिंग करता हूँ। ये एग्रीगेटेड डिमांड 1 है, ये एग्रीगेटेड डिमांड 2 है, ये एग्रीगेटेड डिमांड 3 है, ये एग्रीगेटेड डिमांड 4 है, और ये एग्रीगेटेड डिमांड 5 है, ठीक है। सर, ये इक्विलिब्रियम E1, ये इक्विलिब्रियम E2, ये इक्विलिब्रियम E3, ये इक्विलिब्रियम E4, ये हो गया इक्विलिब्रियम E5। तो सर, ये हो गई प्राइस P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो ये इनकम हो गई Y1, Y2, Y3, वाई Y4 एंड Y5। तो अब आप मुझे बताएं जरा, शुरू में कौन सी इन्फ्लेशन आती है? कोई बच्चा बताएगा? सर, शुरू में कौन सी इन्फ्लेशन आएगी? माइल्ड, और उसके बाद आती है सप्रेस्ड, उसके बाद आती है हाइपर इन्फ्लेशन। सर, शुरू में आएगी माइल्ड इन्फ्लेशन, उसके बाद आएगी सप्रेस्ड, और उसके बाद आएगी हाइपर इन्फ्लेशन। तो अब आप देखें, सर, शुरू में जो इन्फ्लेशन आएगी उसका नाम है माइल्ड। तो आप देखें, माइल्ड के अंदर क्या होता है? इन माइल्ड इन्फ्लेशन your price increases by a smaller percentage and your real income increases by a larger percentage। सर, शुरू शुरू में माइल्ड इन्फ्लेशन है, प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और रियल इनकम ज्यादा से बढ़ेगी, सही है। तो आप देखें, प्राइस थोड़े से बढ़ रही है और रियल इनकम ज्यादा से बढ़ रही है। उसके बाद सप्रेस्ड आएगी। तो आप देखें, सप्रेस्ड के अंदर क्या हो रहा है? सप्रेस्ड के अंदर आप देख लें, प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है और रियल इनकम थोड़े से बढ़ रही है। उसके बाद फिर कंट्री के अंदर कौन सी इन्फ्लेशन आएगी? उसके बाद कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन आएगी उसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। क्या नाम है इसका? हाइपर इन्फ्लेशन। तो पहले प्राइस थोड़ी से बढ़ेगी, इनकम ज्यादा से बढ़ेगी, फिर एग्रीगेटेड डिमांड जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, माइल्ड इन्फ्लेशन कन्वर्ट होगी सप्रेस्ड के अंदर। फिर एक वक्त आएगा जब ये सप्रेस्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाइपर इन्फ्लेशन में, व्हेन देयर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल। तो आप देखें, जब एग्रीगेटेड डिमांड 5 के बाद शिफ्ट होगी, एक और बार अगर शिफ्ट होती है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ती रहेगी, रियल इनकम कांस्टेंट होगी, ठीक है। देख ले आप।
तो आई होप आई मेक दिस डायग्राम क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा शुरू में माइल्ड इन्फ्लेशन है, उसके बाद हाइपर है, उसके बाद फिर सप्रेस्ड है, उसके बाद हाइपर है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? पहले आप ये बताएं। जी। अच्छा, अब मैं इसको पीपीसी से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। देखो आज है ना, मैं देखो ये जो है ना, ये बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल ग्राफ लगता है, तभी मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आज थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये ग्राफ है ना, ये अब हर जगह काम आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस ग्राफ वेरी एक्यूरेटली। अब मैं इसको पीपीसी से लिंक करके समझाऊंगा तो और बेहतर हो जाएगा। मुझे जरा कोई बच्चा याद दिलाएगा। सर व्हाट डज पीपीसी शोज? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ outputs of two goods which an economy can produce with its given resources। सर पीपीसी क्या शो करता है? पीपीसी शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो कि एक इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैं हमेशा दोनों एक्सेस के ऊपर लेबलिंग करूंगा। एक एक्सेस के ऊपर आ जाएगा कैपिटल गुड्स और एक एक्सेस के ऊपर आ जाएगा कंज्यूमर गुड्स। तो अबव एक्सेस पे मैंने लिख दिया कैपिटल गुड्स और नीचे एक्सेस के ऊपर मैंने लिख दिया कंज्यूमर गुड्स। तो सर ये ऊपर आ गया कैपिटल गुड्स और सर ये नीचे आ गया कंज्यूमर गुड्स, करेक्ट? ओके। अब आप मुझे जरा एक बात बताएं। सर ये कंट्री का पीपीसी हो गया। सर ये हो गया कंट्री का पीपीसी और इधर मैं लिख देता हूँ ए एंड बी, ठीक है। ये पीपीसी हो गया। सर ये जो कुछ ये पॉइंट्स, ये एबीसीडी, कोई बच्चा मुझे बताएगा ये एबीसीडी क्या है? व्हाट आर दीज एबीसीडी? इसको क्या कहते थे? किसी को याद है? इस एबीसीडी को क्या कहते थे और इस ई को क्या कहते थे? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। एबीसीडी को पोटेंशियल कहते हैं और ई को एक्चुअल कहते हैं, करेक्ट? सही। सर एबीसीडी को पोटेंशियल कह रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो पॉइंट्स ऑन दी कर्व है वो पोटेंशियल है और जो पॉइंट्स इनसाइड दी कर्व है वो एक्चुअल है। ऐसा ही है भाई। हर वो पॉइंट जो कर्व पर है उसको पोटेंशियल कहते हैं, हर वो पॉइंट जो कर्व के इनसाइड है उसको एक्चुअल कहते हैं। तो अब सीन ये है कि आपकी कंट्री का जो एक्चुअल है ना वो बढ़ रहा है। सीन क्या है? सीन ये है कि आपकी कंट्री का एक्चुअल इंक्रीज हो रहा है। क्या सीन है बॉस? आपकी कंट्री का एक्चुअल इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, जब ये एक्चुअल बढ़ेगा तो ये एक्चुअल बढ़ रहा है और ये एक्चुअल जा किधर रहा है? दिस एक्चुअल इज इंक्रीजिंग एंड इज रीचिंग टूवर्ड्स पोटेंशियल। ये एक्चुअल बढ़ रहा है और पोटेंशियल की तरफ जा रहा है या फिर पीपीसी की तरफ जा रहा है? ऐसा ही हो रहा है सर, ये एक्चुअल बढ़ बढ़ के पोटेंशियल की तरफ या पीपीसी की तरफ जा रहा है? तो जब ये एक्चुअल बढ़ता रहेगा तो इसकी वजह से रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। और जब शॉर्टेज होगी तो क्या होती है? शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। और प्राइस बढ़ेगी तो लॉन्ग रन में बाद में जाके मुल्क में एक इन्फ्लेशन आएगी जिसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? कि सिर्फ प्राइस बढ़ेगी, सिर्फ प्राइस इंक्रीज होगी और आपकी रियल इनकम जो है ना वो कांस्टेंट होगी। सिर्फ प्राइस इंक्रीज होगी और आपकी रियल इनकम कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि अब रिसोर्सेज ही खत्म हो गई ना भाई। आपका एक्चुअल और पोटेंशियल आपस में टकरा गया। ये बात आपको समझ आई कि सर ये हाइपर इन्फ्लेशन कब आती है? जब आपका कंट्री का एक्चुअल, आपकी जो करंट सिचुएशन है वो इंक्रीज हो के आपके पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होगी। तो तब रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाएगी और आपकी प्राइस बढ़ जाएगी और प्राइस के बढ़ने को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? तो सर आपने ये क्यों सिखाया था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैंने आपको बेटा ये इसलिए सिखाया था क्योंकि मैं आपको अब थोड़ी सी मामूली सी लेबलिंग चेंज करूंगा। अब मैं मामूली सी लेबलिंग चेंज करूंगा। देखो ये जो पहले वाली है ना इसको वाई ए कहते हैं और ये जो बाद वाली है ना इसको वाई एफ कहते हैं। पहली वाली को वाई ए कहते हैं। ये जो पहली वाली इनकम है ये वाई ए है। तो बेसिकली ये आपकी एक्चुअल हो गया, ये आपकी करंट सिचुएशन है जो कि इम्प्रूव होती जा रही है। और बेसिकली ये हो गया आपका पोटेंशियल। तो बस मुझे लेबलिंग सिखानी थी तो मैं चाहता अगेन मैं रट्टा लगवा देता, लेकिन मैंने आपको पूरी लॉजिक दी है। तो वाई ए आपका एक्चुअल हो गया, वाई एफ आपका पोटेंशियल हो गया। तो आप देखो, मैं यूं समझ लूं कि ये एक्चुअल और पोटेंशियल के दरमियान गैप कम होता जा रहा है क्योंकि ये एक्चुअल बढ़ बढ़ के आगे जा रहा है। तो उसकी वजह से फिर बाद में जाके रिसोर्सेज की शॉर्टेज होगी और रिसोर्सेज में कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी? हाइपर इन्फ्लेशन। तो मैंने आपको ये ग्राफ समझा दिया। नाउ आई एम मेकिंग इट अगेन। मैं वापस बना रहा हूं ताकि और बच्चों को मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। व्हाट इज योर करंट सिचुएशन? दैट वी आर डूइंग अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसकी वजह से वेस्टेज इंक्रीज हो रही है और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है।
ई इज योर एक्चुअल, और एक्चुअल सिचुएशन क्या है कंट्री की, के अंडर एलोकेशन हो रही है, वेस्टेज हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके बाद ये एक्चुअल बढ़ रहा है एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स पोटेंशियल। तो जब ये एक्चुअल बढ़ के पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो देयर विल बी एफिशिएंट एलोकेशन, देयर वुड बी लोअर वेस्टेज एंड देयर वुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होगी ना, जब रिसोर्स इस्तेमाल होगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, और जॉब्स क्रिएट होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो एक वक्त आएगा जब ये एक्चुअल पोटेंशियल से जाके टकराएगा, तो मुल्क में आ जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि रिसोर्स की शॉर्टेज होगी। सो नाउ देयर वोंट बी एन इंक्रीज इन रियल इनकम, अब सिर्फ प्राइस बढ़ती रहेगी। तो मैंने अनस इसको इधर लिंक करा कि ये आपका एक्चुअल और पोटेंशियल के दरमियान गैप है, तो ये माइल्ड से कन्वर्ट होते हुए फिर सप्रेस में जाएगी और फिर ये इन्फ्लेशन हाइपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एट दी स्टार्ट माइल्ड इन्फ्लेशन होती है कंट्री में, उसके बाद सप्रेस्ड होती है, उसके बाद देयर इज हाइपर इन्फ्लेशन इन दी कंट्री। ठीक है, अब आप सुनिएगा मेरी बात। अब मैं वापस ये ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपको अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आप इधर देखें, थोड़ा सा मैं अब बिगर ग्राफ बनाऊंगा ताकि जिस जिसको प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं आज की क्लास स्पेशली स्पेशली मैंने कल ये क्लास वहां पर रोकी थी ताकि मैं एक एक्सक्लूसिव क्लास में ये पूरा पढ़ाऊँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा। फर्स्ट हम लोग लेबलिंग करेंगे, तो आपको याद है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे एडी और एएस, एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई इक्वल होता है, और वहां से आती है प्राइस लेवल, और क्या आती है? रियल इनकम। तो प्राइस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल इनकम को वाई से, ठीक है। सर शुरू में सप्लाई, एट द स्टार्ट योर सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व। ये कौन सा कर्व हो गया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है तो ये फ्लैटर हो गया। उसके बाद आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है तो ये स्टीप हो गया। उसके बाद आपकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। ये चार सप्लाई कर्व होते हैं, इसको बोलते हो तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ये लोग। ये परफेक्टली इलास्टिक, ये इलास्टिक, ये इनइलास्टिक और ये परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इन चार कर्व्स, जब मैंने इन चार कर्व्स को ज्वाइन करा तो एक कर्व क्रिएट हो गया, और उस कर्व को कहते हैं एल आर एस। सर जब मैंने इन चार कर्व को ज्वाइन करा तो एक कर्व क्रिएट हुआ जिसको कहते हैं एल आर एस। नाउ टेल मी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से। तो कुछ भी नहीं करना है, एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ा दो। ये एग्रीगेटेड डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ये एग्रीगेटेड डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, सही है। ये आ गई प्राइस और रियल इनकम, देखें ये प्राइस और रियल इनकम आ गई, देख लें भाई इधर, ये प्राइस और रियल इनकम आ गई, ऐसा ही है। देखें ये प्राइस हो गई, ये रियल इनकम हो गई, देखें। और जहां जहां ये मीट हो रहा है वहां से मैंने इक्विलिब्रियम निकाल के वहां से मैंने प्राइस और इनकम निकाल दी। तो अब कुछ भी नहीं करना, अब मैं लेबलिंग कर लूँ सबसे पहले। नाउ आई विल डू लेबलिंग। ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड वन, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड टू, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड थ्री, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड फोर, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड फाइव, ये हो गई प्राइस P1, P2, P3, P4, और ये हो गई P5। सर ये हो गया इक्विलिब्रियम E1, ये हो गया E2, दिस इज E3, दिस इज E4 एंड दिस इज E5। सर ये हो गया YA, ये हो गया Y1, ये हो गया Y2, ये हो गई Y3 और ये हो गई Y4, ठीक है। तो अब मुझे बताओ शुरू में कौन सी इन्फ्लेशन आएगी? शुरू में आ जाएगी कौन सी इन्फ्लेशन? शुरू में आएगी माइल्ड इन्फ्लेशन, प्राइस थोड़े से इंक्रीज होगी और रियल इनकम ज्यादा से बढ़ेगी। उसके बाद आ जाएगी सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी और रियल इनकम थोड़े से बढ़ेगी। और उसके बाद अगर एग्रीगेटेड डिमांड एक और बार बढ़ती है तो कंट्री में कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी? हाइपर इन्फ्लेशन। कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी? हाइपर इन्फ्लेशन। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस डायग्राम, सबको ये डायग्राम बनाने आ चुकी है। तो अब जब भी आपकी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड, सो यू विल ऑलवेज मेक दिस कर्व, बिकॉज दिस कर्व कवर्स ऑल ऑफ दी स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। और आप ऑब्वियसली अपने पैराग्राफ में लिख रहे होगे, कल आपको पढ़ाया था, आज वापस आपको बता रहा हूँ। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़े कहीं पर भी इस पूरे टॉपिक में, या मैक्रो के अंदर कहीं पे भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है, तो यू कैन ऑलवेज मेक दिस डायग्राम। एंड जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो आपको तीन चीजें लिखनी है। शॉर्ट रन में माइल्ड इन्फ्लेशन है और मल्टीप्लायर इफेक्ट है, और लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन है, जो ये डायग्राम शो कर रही है। ओके, नाउ डू मी अ फेवर, नाउ डू मी अ फेवर, प्लीज रीड दिस फॉर मी।
नाउ डू मी अ फेवर, मुझे प्लीज ये आप पढ़ दें पैराग्राफ जल्दी से। प्लीज रीड दिस अगेन सो यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से पढ़ लो भाई प्लीज। ओके, सो आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। जी, एनी प्रॉब्लम? क्लियर, ओके। सो लेट्स कीप इट टिल हेयर फॉर टुडे, क्योंकि कल मैं आपको एक नई इन्फ्लेशन की कॉज करवाऊंगा। एंड दिस वीक वी विल ऑल्सो बी गोइंग फॉर एक्स्ट्रा क्लास। दिस वीक वी विल ऑल्सो बी गोइंग फॉर एक्स्ट्रा क्लास। ओके, तो इंशाल्लाह आपको एक्स्ट्रा क्लास भी मिलेगी इस हफ्ते, क्योंकि आज जो है ना वो मैंने एक छोटी सी क्लास इसलिए रखी है, मैंने कम इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये ग्राफ पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए मैंने कल, ऐसे ही मैं क्लासेस को प्लान करता हूँ अपनी, कि मैं मुश्किल चीज़ों को है ना थोड़ी करके पढ़ाऊँ, उस दिन भले थोड़ा सा पढ़ाएं, लेकिन आपकी मेन मेन चीज़ें कवर हो, ठीक है। तो दिस ग्राफ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर आप इसको आज ही 2-3 बार बना के अभी ही इसको प्रैक्टिस कर लें, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। ठीक है, सो दैट्स इट, रैप अप फॉर टुडे। जिस जिसको क्लियर है वो जा सकता है। थैंक यू।